कल हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मैं पहले डिस्कशन कर रहा था कि पहले कल के प्रीवियस टॉपिक में करिकुलम के बारे में पढ़ा कि करिकुलम जिसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं, पाठ्यचर्या क्या है और उसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने वेरियस मेथड्स पढ़े कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से करिकुलम है, को करिकुलर एक्टिविटी है, इनको जो फैकल्टी है, जो टीचर है, वो लर्नर तक पहुंचाने का काम करता है। उसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें बेस्ट मेथड कहा जाता है, कुछ ऐसे मेथड है जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, कुछ ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें स्पेशल एजुकेशन की बात की जाती है, किसी में डिस्कवरी की बात की जाती है, किसी में जो है एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें क्राफ्ट की बात की जाती है। और जो आज के समय में नई तकनीक के युग से जो प्रारंभ हुए हैं, हम लर्निंग और ई लर्निंग, ऐसे कई सारे मेथड्स के बारे में डिस्कशन होती है। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आज के समय पे अवेलेबल है। तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो आज के समय पे अवेलेबल है, हमें ध्यान रखना है, हमें जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, आप जानते हैं, दिसंबर 19 से लेकर के और अभी जो समय चल रहा है अब मई का 2021, तब से लेकर के आज तक ऐसी सिचुएशन है कि विद्यार्थी को, जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, जितने भी शिक्षण संस्थान है, कहीं ना कहीं वो पार्सली ही खुल पाए हैं बीच में और फिर बंद ही रहे। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मतलब ये कहीं स्ट्रक्चर बिल्कुल डगमगा गया है। तो एक, लेकिन अब शिक्षा से वंचित तो नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए कि आप घर के पर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट से जुड़ करके कोर्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है वो स्वयं। स्वयं बहुत पहले से ही ऑफर किया जा रहा है, ये 2019 से पहले से ही है। मैंने इसमें कोर्स ज्वाइन किया था, एकेडमिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, फिर पूरा नहीं कर पाया, बीच में छोड़ दिया था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या होता है स्वयं? तो स्वयं का शॉर्ट फॉर्म में स्वयं लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वयं का जो है शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा स्वयं स्टैंड फॉर, या स्वयं जो है ये एब्रिविएशन किस चीज का है, तो आपको लिखना है। ठीक है, टिक करना होगा, ध्यान रखिएगा। पूरा चीज पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, बीच में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स कर दिया एस्पायरिंग की जगह, तो पूरी की पूरी लाइन याद होनी चाहिए। ठीक, ये जो इस प्रोग्राम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड होता है। और इस प्रोग्राम को चलाने की जिम्मेदारी, या स्वयं जो प्लेटफॉर्म है इसको चलाने की जिम्मेदारी, जो आईआईटीज है जितनी भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनको ही अथॉरिटी दी गई है कि वो स्वयं के माध्यम से, स्वयं प्लेटफॉर्म पे मूव कोर्स के माध्यम से, यानी मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें। ये जो ऑल कोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लर्निंग, सभी सीखने के लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। बस थोड़ा सा पैसा लगता है, वो क्या है, इन केस द लर्नर रिक्वायर ए वेरीफाइड सर्टिफिकेट। अगर लर्नर को सर्टिफिकेट चाहिए, लर्नर चाहता है कि जो मैंने सीखा है उसका एक सर्टिफिकेट भी मेरे पास में हो, तो सर्टिफिकेट अगर वो चाहता है तो उसको एक स्मॉल फी विल बी, थोड़ी सी फीस पड़ती है, उस थोड़ी सी फीस के माध्यम से ही वो चीजें, सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो जाता है। तो किसी को अगर कोई सीखना चाहता है तो ऑनलाइन वो जा करके स्वयं पे जाकर के अपना लॉग इन करे, और लॉग इन करके वहाँ ढेर सारे कोर्स अवेलेबल है, जो भी उसको पसंद आता है वो कोर्स को ज्वाइन करे। और अच्छे टीचर पढ़ाते हैं और मटेरियल बहुत अच्छा रहता है। मैंने बताया, मैंने खुद पढ़ा है। ऑडियो भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, ऑडियो वीडियो भी मिल जाएगा, और नोट्स भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी प्रोग्राम है। आगे चलते, दूसरा जो चैनल है यानी प्लेटफॉर्म है वो है नेशनल ई लाइब्रेरी। नेशनल ई लाइब्रेरी क्या है, बीन इन्विसेज एज एन ऑनलाइन पोर्टल दैट विल democratize access to knowledge by ensuring that quality content for central university and premier educational institute available in a digital form। जितने भी हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी है, आईएएम है, एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ट्रिपल आईटी है, तो ऐसे जो देश के बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके यहाँ जो कंटेंट अवेलेबल है, उनके यहाँ जो क्वालिटी बेस्ड मटेरियल अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसको हर किसी को पहुंचाने के लिए, हर किसी को एक्सेस देने के लिए नेशनल ई लाइब्रेरी जैसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया। कोई भी जाकर के नेशनल ई लाइब्रेरी पे जाकर के वहाँ की पुस्तक को, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डिसर्टेशन हैं, ढेर सारी चीजें जितनी हैं उनको एक्सेस कर सकता है अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से,
टैबलेट के माध्यम से या जिस माध्यम से वो एक्सेस करना चाहे, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी हो, चाहे लर्नर हो, कोई जरूरी नहीं कि विद्यार्थी हो, शिक्षक ही हो, लर्नर हो, कोई भी जाकर के नेशनल लाइब्रेरी से चीजों को एक्सेस कर सकता है। फिर तीसरा प्लेटफॉर्म है NMEICT, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म भी आया था, पूछा गया था कि NMEICT स्टैंड फॉर, किसका फुल फॉर्म क्या, तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक सेंटर के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसमें क्या है कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो आईसीटी के माध्यम से क्या है, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना है। तो इसमें क्या है, खासकर जो स्कूल एजुकेशन है से लेकर के जो हायर एजुकेशन की चीजें हैं, उनको लोगों उसमें क्या, जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या है, उनकी पहुंच तक शिक्षा को अवेलेबल कराना। ठीक है। इसके बाद में है NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ये क्या है, ये भी एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव इमेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लेक्चर हैं, विभिन्न भाषाओं में जो है वो अवेलेबल है। आप अपने विषय, अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि से संबंधित जो भी चीजें हैं उसे आप एक्सेस कर सकते हैं और वो आसानी से आपको मिल जाएगी। और क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी ने भी अपलोड कर दिया। इन पे जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो कहीं ना कहीं देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। तो जो कंटेंट होता है उसमें आपको ये नहीं ढूंढ कहना है कि ये जो है कंटेंट पता नहीं कैसा होगा, नहीं, क्वालिटी बेस्ड। हाँ, अब आपको ये तो सर्च करना ही होगा कि एक मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन से जुड़े ढेर सारे लेक्चर हैं, अब आपको कौन सा लेक्चर समझ में आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये किताब बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए ना अच्छी हो, या हो सकता है जिस समय आप पढ़ रहे हो उस टाइम के अनुसार वो अच्छी ना हो। ठीक है, तो किताब अच्छी है लेकिन आपके लिए उस सिस्टम के अनुसार अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरी चीज को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि कौन से आपको अच्छा लगता है, लेक्चर चूज कर सकते हैं। फिर क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, तो विद्यालय शिक्षा है, इसमें आईसीटी के माध्यम से सभी विद्यालय को जोड़ने की बात की गई और विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं उनको भी इसी के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से शिक्षित करने की बात की गई। तो 2013 में ये जो है इस स्कीम को लागू किया गया, जिससे देश भर के जितने भी विद्यालय हैं उनको जोड़ करके और उनमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षित करने की बात की है। NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, इन तकनीकी के माध्यम से क्या करना है, टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, लर्निंग को इनहांस करने की बात की, टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, ठीक, तकनीकी को जोड़ करके। देखिए हमारे नॉलेज इनहांसमेंट आज हम मोबाइल फोन या तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे नॉलेज की इनहांसमेंट में कितनी हेल्प कर रहा है। आप ऑनलाइन बैठे हुए घर से टॉप दुनिया के जितने भी फैकल्टी हैं, टॉप इंस्टीट्यूशन हैं, आप बड़े आसानी से मोबाइल से, हार्वर्ड है, आप MIT है, आप जो है कैम्ब्रिज है, आप IIT खड़गपुर है, IIT बॉम्बे है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, आप जहां से भी चाहे पढ़ सकते हैं, आप जहां के भी चाहे वहां की लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब इन्हीं के माध्यम से, जितने प्लेटफॉर्म हैं इनके माध्यम से बनाया गया है। और इनमें बड़े बड़े जो लेक्चर्स होते हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ पैब्लो की थ्योरी पढ़ रहा हूँ, तो पैब्लो की थ्योरी अगर तो उनके वीडियो जो लाइव वीडियो जो है वो अवेलेबल है। तो ये है कि अब मैं पैब्लो की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अगर मान के चलिए, तो आप थर्ड पार्टी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पैब्लो डायरेक्ट अपने माध्यम से पढ़ा रहे हो तो कितना अच्छा होगा। तो आप डायरेक्ट उनके जो वीडियोज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, जो पढ़े हुए हैं, जो एक तरह से कहा जाए वैल्यूबल रिसोर्सेस है, वो सब विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म बताए जा रहे हैं उन्हें बड़े आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो NPTEL है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन MHRD के द्वारा 1999 में इसको कंसीव किया गया था। और ये तकनीकी के माध्यम से जो साइंस है, मैथ है, इंजीनियर जैसे जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट या साइंटिफिक सब्जेक्ट है उनके इनहांसमेंट की बात। तो यही बस्ता, ये बस्ता क्या है, इन लाइन विद द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से सीटेक हैज क्रिएटेड, सीटेक के माध्यम से ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिससे बच्चों को क्या है, ई बस्ता यानी किताबों का बोझ नहीं होगा और वो मोबाइल के माध्यम से किताबों को एक्सेस कर सकेंगे, लैपटॉप के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगे। तो विद्यार्थी किताबें ज्यादा लाने ले जाने में या कहीं ले जाना है, कहीं बाहर गए हैं तो उन्हें एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना, वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आज देखिए NCERT की किताबें नहीं मिलती तो क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन एक्सेस कर लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। बहुत सारी किताबें हम जो है जाते हैं, हमें नहीं मिल पाती, लाइब्रेरी बंद है, तो क्या होती है, ऑनलाइन एक्सेस हो जाती है। ढेर सारे PDF आपको शेयर किए गए होंगे, सब ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, पैसा लगेगा।
दिक्कत होगी तो ऐसी चीजें अवेलेबल कराएगी। फिर एक स्वयं प्रभा, ये क्या है, टीवी डीटीएच प्रोग्राम है। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम प्रोग्राम है, जो 32 चैनल्स अलाउ 32 डायरेक्ट टू होम चैनल से इसमें ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इसमें विद्यालय और विश्वविद्यालय से संबंधित जो है प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। ये ई पाठशाला, ये भी क्या है, डिजिटल टेक्स्ट बुक है। इसमें फ्लिप ई पब फॉर्मेट में अवेलेबल। ई पब फॉर्मेट का मतलब क्या है, ई पाठशाला एनसीईआरटी का भी एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जैसे मोबाइल में पीडीएफ जो होता है हमको स्क्रॉल करना पड़ता है, लेकिन ई पाठशाला पे उस पर खोलेंगे तो उस पर डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड करके अलग से रखा हो, उसमें पहले से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें वो कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी अनुसार किस बुक को आपको एक्सेस करना है, बुक पे आप क्लिक करेंगे, बुक आप खुल के आ जाएगी और बिल्कुल बुक फॉर्मेट में खुल के आती है, जैसे पेज पलट रहे होते हैं उसी तरह से पढ़ने में आसानी होती है। पूरे मोबाइल फोन में आपको एक्सेस करने में अच्छा लगता है, नहीं पढ़ने में हेल्पफुल होता है, इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये पाठशाला है। फिर नेशनल आईसीटी अवार्ड शुरू किया गया विद्यालय में। जो शिक्षक हैं वो कैसे इनोवेटिव तकनीक का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अपने विद्यार्थियों के नॉलेज को एनहांसमेंट करते हैं, उनके लिए आईसीटी अवार्ड शुरू किया गया। ई पीजी पाठशाला है। ई पीजी पाठशाला के माध्यम से जो पीजी लेवल के स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। भी है मूक कोर्सेस है। मूक क्या है, मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको बताया था कि स्वयं है, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है। तो स्वयं पे जो कोर्स अवेलेबल कराए जाते हैं वो एक मूक के थ्रू कराए जाते हैं। तो मूक क्या एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और जिसको अथॉरिटी दी गई है, इसको अथॉरिटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट, आईआईटी आईआईएम ऐसे इंस्टीट्यूशन के अगर जो टीचर है वो चाहते हैं कि जैसे उनका जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो वो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सिवा भारत या विश्व में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी आराम से अवेलेबल हो जाए, तो वहां जाकर के वो अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपना सिलेबस बनाएंगे, अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, कब उन्हें पढ़ाना है, ईच एंड एवरीथिंग सेट करेंगे और उसके माध्यम से पढ़ाएंगे। उसमें वो लोग स्वयं के माध्यम से इसलिए जुड़ते हैं कि विद्यार्थी जो पढ़ेगा तो वो सिस्टमेटिक रूप से पढ़ जाए, गवर्नमेंट के पास डेटा हो, और वहां के माध्यम से स्वयं के माध्यम से विद्यार्थी को सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो पाए। क्योंकि पर्सनली हम सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं करा सकते, लेकिन अगर सर मैं ही हूँ, मैं अगर स्वयं के माध्यम से पढ़ाऊँ, स्वयं के माध्यम से पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, स्वयं तो मुझे लॉगिन करना होगा एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर। मैं जाऊंगा, मैं लॉगिन करूंगा, मैं अपने कैरिकुलम का नाम डालूंगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। बाई चांस मैंने अपना डाल दिया कि सर्टिफिकेट सब क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स हमने लॉन्च किया, और सर्टिफिकेट में हमने डाला टीचिंग एप्टीट्यूड का, हम 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो 6 महीने का हमने सर्टिफिकेट कोर्स बनाया, फिर हमने उसके अंदर जो है सिलेबस डिजाइन किया पूरा का पूरा। तो सिलेबस के अंदर मैंने लिखा कि ये सिलेबस जो होगा उसके अंदर 6 महीने के अंदर 4 पेपर होंगे, 4 पेपर 100 मार्क्स का एक एक पेपर होगा, उसमें इतने इंटरनल होंगे, इतने एक्सटर्नल होंगे। पेपर 1 जो है उसमें इतनी यूनिट होंगी, इस यूनिट को ये टीचर पढ़ाएगा, इसके ये एम्स होंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसका इवैल्यूएशन इस तरह से रहेगा। एक तरह से कहा जाए जैसे हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, इसी का सेम टू सेम जो मॉडल है वो ऑनलाइन होगा। अब विद्यार्थी क्या है, वो जाएगा, अब जिसको पढ़ना होगा, ढेर सारे कोर्स अवेलेबल है, किसी विद्यार्थी ने सर्च किया, उसे टीचिंग एप्टीट्यूड दिख रहा है, 6 महीने का कोर्स है, उसने जाकर उसे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद में वहां डेट भी लिखी रहती है, किस डेट से किस डेट तक कोर्स चलेगा। ऐसा नहीं होता कि हमेशा, मैंने लिख दिया कि जो है वो तो 1 जून से चलेगा, और 1 जून से लेकर के दिसंबर तक 6 महीने तक चलेगा। तो 6 महीने तक क्या हुआ, 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन में तो जिसको ज्वाइन करना वो 1 जून से पहले पहले ज्वाइन कर लेगा। फिर कोर्सेज चलेंगे, क्लासेस डिफाइन रहेगी, इतनी क्लासेस को विद्यार्थी को करना है तो उतनी विद्यार्थी क्लास करेगा तभी उसको कोर्स पूरा माना जाएगा। और उसी के साथ इवेल्युएशन जुड़ा होता है, आप पार्ट पढ़ेंगे। आज का जैसे मैंने लेसन पढ़ाया, लेसन पढ़ाने के बाद में उसी दिन उसमें एक असेसमेंट का भी बना होता है कॉलम, उसमें जो लर्नर है वो पढ़ेगा, उसमें आंसर देगा, उसमें क्विज भी है, असाइनमेंट भी है, और ढेर सारे तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप मूल्यांकन होता जाएगा, जैसे जैसे कोर्स पढ़ते जाएंगे मूल्यांकन होगा, वैसे प्रोग्रेस के आधार पे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या साथ साथ प्रोग्रेस भी दिखाता रहता है, लास्ट में प्रोग्रेस नहीं दिखाता, बिल्कुल लास्ट में प्रोग्रेस दिखाया, आपकी प्रोग्रेस साथ साथ दिखाता रहता है कि पिछले हफ्ते आपकी प्रोग्रेस क्या थी और इस हफ्ते में आपकी प्रोग्रेस क्या है। उसमें आपकी ईमेल पे एसएमएस आता रहता है कि जो ये लेक्चर है ये अपलोड हो गया है, आप देख लीजिए, ये लेक्चर है अपलोड हो गया, ये देख लीजिए, असाइनमेंट अटैक हो गया। तो एक तरह से कहा जाए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, मैस्यू पर ऑनलाइन कोर्स। तो इस तरह के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अवेलेबल हैं, आप लोग जा करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक, चलिए, ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग इसमें लिखा हुआ है तो उसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि मॉडल्स ऑफ टीचिंग इसमें नहीं आता है। ये जो
विद्यार्थी एजुकेशन के हैं उनके लिए पढ़ने के लिए था। चलिए अब आता है दूसरा जो हमारा थर्ड इंटरवेनिंग वेरिएबल है, वो टीचिंग एड है। ठीक है, टीचिंग एड में क्या, शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए जो शिक्षण होता है, तो शिक्षण को हेल्पफुल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, डाइजेस्टेबल बनाने के लिए क्या करता पड़ता है, शिक्षक क्या करता है, सहायक सामग्री का निर्माण। सहायक सामग्री मतलब जो शिक्षण में अधिगम में सहायता दे, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो ये क्या है, कहावत है, चाइनीज सेइंग, एक कहावत है कि पिक्चर स्पीक मोर देन 1000 वर्ड। एक जो चित्र है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। यानी 1000 वर्ड आप बोलेंगे और उसकी जगह पर आप एक पिक्चर दिखा दीजिए तो समझ में आ जाए। जैसे अब एक छोटा बच्चा है, उससे मैं बार बार मैं बताऊं कि जो हिमालय ऐसा होता है, ठीक है, हिमालय जो है वहां जाएंगे तो वहाँ एक पर्वत है जिसे ओम पर्वत कहते हैं, ओम पर्वत का डिजाइन ऐसे होता है। अब कितना भी समझाइए, जिसने नहीं देखा है कभी, कभी माउंटेन्स नहीं देखे, कभी पहाड़ नहीं देखा, तो उसे कुछ समझ में आने वाला है नहीं। लेकिन आप एक पिक्चर दिखा दीजिए मान, उसे बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जिसने बहुत सारे लोगों ने ऐसे है, भाई मैंने भी नहीं देखी है कि मैं कभी समुद्र किनारे नहीं गया हूँ, तो सीधी सी बात है कि अगर मुझसे कोई कहे कि आपने आईएनएस विक्रम देखा है, जो सेना का जहाज है, वॉरशिप है, आपने देखा है, तो मैं तो कहूंगा नहीं देखा। अब मुझे कोई समझाने की कोशिश करे कि जो वॉरशिप है वो लगभग में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चौड़ा होता है, 600 मीटर लंबा है, उसके अंदर ढेर सारे जो है फाइटर जेट्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, तो मुझे वो ढेर देर समझाएगा, मुझे समझने में तभी भी दिक्कत होगी क्योंकि मैंने नहीं देखा है। लेकिन अगर वो मुझे पिक्चर दिखा देगा एक बार, तो एक पिक्चर देखने से मात्र सारी चीजें clear हो जाएंगी। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, जैसे एक शिक्षक क्या करता है कि विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहा है और पढ़ाते समय वो बताता है कि ये स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इतने इसमें इतनी बोन्स होती हैं, और ये पैर होता है, ये रिब्स होती हैं। ठीक है, ये उसी जो है नर्वस सिस्टम के जो हमारे, सॉरी नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, ये उसके हिप्स के होते हैं, तो उसे ऐसे बताओगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी की जगह पर स्केलेटल सिस्टम जाकर के डायरेक्टली विद्यार्थी को दिखा दिया जाए, उसे बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, जो स्केलेटल सिस्टम दिखाया गया वो शिक्षण सहायक सामग्री है। या कोई शिक्षक जो है वो इंडिया का मैप पढ़ाना चाहता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है, तो ऐसे पढ़ाएगा, वो बता दे कि नॉर्थ में जो है उधर चले जाओ जम्मू कश्मीर है, और इधर चले जाओ साउथ में चले जाओ तो कन्याकुमारी, तो ऐसे समझ में आना मुश्किल। एक बार मैप से दिखा के पढ़ाएगा तो बहुत हेल्प होगा। तो इसी तरह से ये क्या है, द स्टेटमेंट मीन्स द टीचर शुड यूज टीचिंग एड इन द क्लास। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि शिक्षक को अपने पढ़ाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्या उपयोग कर रहा हूँ, पीडीएफ बना करके आपको पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी बना के आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसी में मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा सकता हूँ, वीडियो, आपको पिक्चर्स दिखा सकता हूँ, आपको जो है मॉडल दिखा सकता हूँ, 3D मॉडल दिखा सकता हूँ, आपको एनिमेशन जो है जीआईएफ फाइल के माध्यम से बता सकता हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, शिक्षण के सहायक में, शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। एक क्वेश्चन जो आया था उसके कई सारे आंसर लिखे हुए थे, टीचिंग एड हैव टू कंसीडर एज इफेक्टिव सप्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शन। कहा जाता है जो टीचिंग एड होता है वो हमारा जो टीचिंग होती है वो उसके इफेक्टिव सप्लीमेंट्स होते हैं। इफेक्टिव सप्लीमेंट्स का मतलब आप ऐसे भले ना क्लियर कर पाए, लेकिन अगर आप टीचिंग एड के साथ पढ़ा रहे हैं तो अपने कंटेंट को आप बहुत अच्छे तरीके तक से विद्यार्थी को पहुंचा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, दे कीप द स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर। ये विद्यार्थियों को जो टीचिंग एड होते हैं वो एक तो कनेक्ट करके रखते हैं, दूसरा कंटेंट क्लियर करने में हेल्प करते हैं, तीसरा क्या, गुड ह्यूमर में भी रखते हैं। तो ये क्या, टीचिंग एड हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। देखिए छोटे बच्चे की किताबों क्या होती है, या छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो देखिए जो टीचर होता है वो लेक्चर कम लेता है, वो क्या है, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, उनके साथ सम्मिलित होता है, उनको मॉडल के माध्यम से, उनको पिक्चर के माध्यम से, उनको वास्तविक चीजों को दिखा के पढ़ा जाता है। जो छोटे बच्चों की क्लास 5th तक की क्लास देखिए जाकर के, तो उनकी क्लास में ढेर सारे ग्राफ, ढेर सारे जो है बोर्ड और 3D मॉडल्स ये सब लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो देख करके सीखते हैं, उनको अगर लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। द यूज ऑफ टीचिंग एंड जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम द स्टूडेंट। एक लर्निंग के ऑप्टिमाइजेशन के लिए अधिकतम रूप से सीख जाए। दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट और लॉन्गर ड्यूरेशन, हेल्प स्टूडेंट टू लर्न बेटर। अगर टीचिंग एड के माध्यम से सिखाया जाता है तो इससे क्या होता है, लर्निंग का जो ड्यूरेशन होता है लॉन्गर होता है। अगर मैंने लेक्चर बता दिया तो आप सुनेंगे भूल जाएंगे। जैसे एडगर डेल का मॉडल है कि हम जो चीज देखते हैं वो लगभग में क्या होता है 78% के करीब में याद रहती है, जो चीज सुनते हैं वो 8% के करीब में होती है। तो यानी देख करके, यानी टीचिंग एड तो हमें दिखाई देता है।
लॉन्ग टर्म में याद होता। दे आल्सो मेक टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन एड आर यूज्ड बाय द टीचर टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। इसके सिवा टीचिंग का और क्या उपयोग है? इससे कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में आसानी होती है। तो ये क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, ये भी कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, ये होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ऑडियो, एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो में क्या है? रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगवा फोन है, पहले चलता था, नहीं है। विजुअल में क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे बताया स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम ला के दिखा दिया। ग्लोब है तो ग्लोब ला के दिखा दिया। एप्पल है तो एप्पल ला के दिखा दिया, तो रियल ऑब्जेक्ट है, मॉडल बना दिया। अब हम जो है जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसको तो ला नहीं सकते रियल में, तो अगर हमें विद्यार्थी को परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ाना है तो हम मॉडल बना के दिखा देंगे। या हमें हिमालय के बारे में पढ़ाना है तो हिमालय का मॉडल बना देंगे, या तो मैप दिखा देंगे, पिक्चर दिखा देंगे। ठीक, तो ये हो सकता है। फिर चार्ट के माध्यम से फ्लो चार्ट बनाते हैं, म्यूजियम में जाकर के वास्तविक ब्लैक बोर्ड पे लिख कर दिखाते हैं, या मोशन पिक्चर के जो दिखाई देती है इनके माध्यम से बताते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल हो गया। कुछ ऑडियो विजुअल होते हैं जैसे सिनेमा, टेलीविजन, ड्रामा, ये सारी चीजों के माध्यम से बताते हैं, उसे ऑडियो विजुअल। अभी हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस रूप में आता है? कि ये आता है कि क्वेश्चन में कि जो टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड होता है, ये दो फॉर्म में होता है। एक प्रोजेक्टेड होता है, एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है। प्रोजेक्टेड मतलब जिसको सामने प्रक्षेपित किया जा सके उसे प्रोजेक्टेड कहते हैं, और जिसको प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता उसको नॉन प्रोजेक्टेड कहते हैं। तो जैसे जो पर्दे से प्रक्षेपित करके चित्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं उनको प्रोजेक्टेड कहते हैं। जैसे पहले टाइम एपिडाइस्कोप था, चित्र विस्तारक यंत्र। आज के समय में क्या है? प्रोजेक्टर आ गया, अब प्रोजेक्टर भी चलता है। मैजिक लैंटेन है, माइक्रो प्रोजेक्टर है। ओएचपी चलता था पहले, जिसको कहते थे ओवरहेड प्रोजेक्टर। जैसे आज के समय में डिजिटल प्रोजेक्टर आ गए, वैसे पहले जो डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं थे, तो प्रोजेक्टर की तरह से ही जो पुराने जमाने में बनाए गए थे कि लाइट के सहारा से जो पिक्चर है, जो ग्राफ, जो लिखा हुआ मटेरियल है, वो ट्रांसपेरेंट शीट पे लिखा जाता था, और उसको लाइट के माध्यम से उस इमेज को शीशे पे प्रोजेक्ट किया जाता था, और वो शीशे का जो है प्रोजेक्शन दीवार पे या पर्दे पे होता था, जिससे चीजें दिखाई देती थी। तो इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्टर थे, जो प्रोजेक्ट करने वाले जो चीजें थी उनसे चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता था। आज के समय में डिजिटल प्रोजेक्टर है, और जो है, और नाम पूछा जाता है, जैसे कई बार आया वो एचपी क्या, तो ना ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऐसा प्रोजेक्टर जो ओवरहेड यानी सर के ऊपर से दिखाई दे, यानी ऐसा प्रोजेक्टर बनाया जाता था जो आपके बगल में रखा जाएगा, टेबल पे रख दिया जाता था, तो वो आपके सर के ऊपर से इमेज ताकि सभी विद्यार्थी को दिखाई। नॉन प्रोजेक्टर जिनको जिनको दिखाने के लिए किसी प्रक्षेपण की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे आप सामने लिखते हैं, रियल ऑब्जेक्ट सामने से दिखाते हैं, मॉडल है, पिक्चर है, मैप है, चार्ट है, ये सारी चीजें सामने से दिखाई जाती है, इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे आपको मोशन पिक्चर दिखाना है तो आपको वही जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्टर की, आप ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। आपको पीपीटी से पढ़ाना है तो आपको प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं प्रोजेक्ट, ये है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे अब इसमें और वेरिएबल्स हैं, जैसे ये है सबसे पहला क्लासरूम कम्युनिकेशन है। ये बहुत क्वेश्चन मायने आता है कई बार। देखिए रेड रेड का मतलब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, रेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो क्या है? तो सबसे पहले है क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षागत संचार। जब हम क्लास में इंटरेक्शन करते हैं, यानी क्लास में इंटरेक्शन हो रहा होता है, उसमें सबसे ज्यादा, जब हमको पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई टीचर क्लासरूम में एंट्री करता है तो उसको सबसे पहले किस पे ध्यान देना चाहिए? उसको सेल्फ पे, और क्या है, कम्युनिकेशन पे और मैसेज पे, तीन चीजें आपको बताई थी। तो कम्युनिकेशन हमेशा मायने रखता है और हर जगह मायने रखता है। ठीक है, तो क्या है? तो क्लास रूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है वो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो वो सिद्धांत जिसे कहते हैं एजुटेनमेंट। देखिए तीन चीजें होती है, इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और एजुटेनमेंट। इंफोटेनमेंट का मतलब है कि जहां पर सूचनाएं देना, इंफॉर्मेशन ये काम हो गया। जैसे रेडियो इंफॉर्मेशन देता है, टेलीविजन से इंफॉर्मेशन सुनते हैं, उसका काम आपको समझाना नहीं होता है, उसका काम क्या, आपको ये घटना घटित हुई और बताया। एंटरटेनमेंट जहां हम इंटरटेन करते हैं, अपने आप को खुश रखने का, आपको हैप्पी दिखने का प्रयास, वहां समझदारी की बात नहीं होती। अगर आप कॉमेडी में आप वहां पर आप दिमाग लगाने लग जाएंगे तो आप एंजॉयमेंट नहीं करता। कॉमेडी मतलब जहाँ इंटरटेन है वहां आपको दिमाग लगाना नहीं, वहां अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करना, वो इंटरटेनमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो इंटरटेनमेंट भी नहीं है। ये क्या है? एजुटेनमेंट। शिक्षा जो है क्लास में किस सिद्धांत पर आधारित होती है? एजुटेनमेंट। यहाँ यानी मतलब क्या है, जो शिक्षा को यानी जो ज्ञान है उसको कैसे सरलतम रूप में, कैसे ह्यूमर के रूप में आपको तक पहुंचाया जाए, ताकि विद्यार्थी को बिना किसी बोझ के वो चीजें समझ जाए, प्यार से समझ जाए, इसलिए एजुटेनमेंट।
क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी जो है 5 साल का है और आप पढ़ा रहे हो 20 साल 25 साल के विद्यार्थी की तरह, मुश्किल काम है। विद्यार्थी कुछ और पढ़ना चाह रहा है, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, तो भी मुश्किल काम है। तो सारी चीजें जो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो विद्यार्थी की रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए। इसी के लिए बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, विद्यार्थी को ध्यान में रख के काम किया जाए। क्या मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है शिक्षक और विद्यार्थी पे, वो क्या होता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता पे आधारित होता है। नहीं, शिक्षक और विद्यार्थी गप्पे मारने के लिए बातें नहीं करते हैं क्या अच्छा क्या हुआ। वो जिस भी चीज पे बातें करेंगे कहीं ना कहीं वो किसी न किसी विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सौंदर्य, किसी न किसी चीज को लेकर के, किसी न किसी चीज को लेकर के क्या होगा, उस पर आधारित होगा। साथ साथ क्या, इट इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या है? शिक्षक की अपनी एक सोशल आइडेंटिटी है और आपकी भी है। देखिए हम स्वयं अकेले नहीं है। अगर मैं कह दूं इस समाज में मैं ही अकेला हूं तो नहीं, तो मेरे साथ क्या जुड़ा हुआ है? मेरी आइडेंटिटी जुड़ी है। कैसी? मैं समाज से जुड़ी हुई है। मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर किसी को कह दीजिए कि ये व्यक्ति डॉक्टर, तो आपके मन में उसकी एक इमेज बन जाती है कि डॉक्टर कैसा होता है, डॉक्टर का क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आप शिक्षक के लिए जो शिक्षक के प्रति जो आपका भाव आएगा वो अलग है। तो एक उसकी सोशल आइडेंटिटी होती है। इसलिए जो भी वो डिस्कशन करता है वो क्या, यूटिलिटी कहा जाता है। नहीं, कोई भी समस्या है तो कहते हैं शिक्षक के पास जाओ। पहले के जमाने में जब कोई समस्या आती तो गुरु के पास भागते थे, क्योंकि समाधान वहीं से संभव। ये क्या है? व्हाट डू कम्युनिकेशन वर्ड कैरी इन द क्लासरूम। जो कम्युनिकेशन वर्ड होते हैं जो क्लासरूम में बातें की जाती है वो पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशंस पे आधारित है। देखिए जो कुछ भी शब्द कहे जाते हैं वो क्या होते हैं, जो क्लासरूम में जो भी शब्द जिससे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन क्या है? नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। नॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिस चीजों को सामान्य सी बातें कर रहा हूँ। यहाँ हम बातें किस चीज के लिए कर रहे हैं? अपने नॉलेज इन्हांसमेंट करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा नॉलेज इन्हांसमेंट जिससे क्या हम आने वाले जो कॉम्पिटिशन है उसको बीट कर पाए। तो पावरफुल साथ साथ स्ट्रक्चर होता है। यानी ऐसा नहीं कि अब इधर बात करें कि उधर बात नहीं, एक पैटर्न लेके चलते हैं, क्योंकि पैटर्न के माध्यम से जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साथ साथ ये ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि जो परंपरागत चीजें चली आ रही उससे मतलब नहीं है। ट्रेडिशन का मतलब होता है कि यू हैव टू प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट टू स्टूडेंट, विद्यार्थी से कैसे बात करना, यानी विद्यार्थी को किस रूप में नॉलेज को ट्रांसफर करना है। दिस इज कॉल्ड। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? कोई क्वेश्चन आया था कि वर्बल किसे वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तो एटीट्यूड है, एक्शन है, अपीयरेंस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, काइनेसिस है, एंड पर्सनल स्पेस है, आई कांटेक्ट है। ये सारी चीजें। एटीट्यूड क्या है? दो चीजें होती हैं, एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब जिसे अभियोग्यता कहते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी विशेष कार्य करने की जो योग्यता होती है उसे एप्टीट्यूड कहते हैं। लेकिन जब एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड मतलब योर वे ऑफ बिहेवियरिंग, आपका व्यवहार करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका कार्य करने का जो तरीका होता है, आपको किसी चीज को जो देखने का तरीका होता है वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये बिहेवियर में है। एक एटीट्यूड सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। एटीट्यूड जो होता है वो बदलता रहता है समय के साथ। ऐसा नहीं कि आज कुछ और है कल कुछ और बदल जाएगा। कोई कहता है बड़ा निगेटिव है, बड़ा पॉजिटिव रहता है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। तो एटीट्यूड क्या है? ये एटीट्यूड हमारे अनुभव पे आधारित होता है, हमारे ज्ञान पे आधारित होता है और हमारे आसपास की चीजों के आधार पे हमारा एटीट्यूड बन जाता है। एक बार एटीट्यूड बन जाता है तो उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन करना थोड़ा सा कठिन होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बदल जाता है, लेकिन उसको बदला जा सकता है, क्योंकि एटीट्यूड जो होता है वो सीखा गया होता है, एक्वायर्ड होता है। जन्म से नहीं मिलता कि हम पैदा हुए हम पहले से एटीट्यूड लेके पैदा हुए। हम एबिलिटी लेके तो पैदा होते हैं लेकिन एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होते। एटीट्यूड क्या है? वो हम समाज में सीखते हैं। तो अगर कभी किसी को लगता है कि ये गड़बड़ है तो यू कैन चेंज। आपको लगता है कि ये इसका एटीट्यूड गड़बड़ है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि वो एटीट्यूड उसने जन्म से पेट से नहीं सीखा, वो कहीं ना कहीं उसने बाहर सीखा। तो ये क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। उसके कार्य करने का तरीका नहीं, एक्शन एक्शन बता के थोड़ी किया जाता है। खाना खाने में मतलब थोड़ी का बताना, तो आप देख करके परसीव कर सकते हैं। अपीयरेंस को कैसा दिखाई देता है, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसे, वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है। फेसियल एक्सप्रेशन, चेहरे पे कैसी भाव भंगिमाएं करता है। काइनेसिस का मतलब है उसकी फिजिकल एनर्जी कैसी। काइनेसिस का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा कि स्टेज पे डांस हो रहा है या कोई संगीत चल रहा है तो आप लोग भी क्लैपिंग करने लग जाते हैं या उसी में गाने लग जाते हैं। तो मतलब एक तरह की जो फिजिकल एनर्जी के माध्यम से, यानी अपनी जो रिफ्लेक्सेस एक्शन के माध्यम से
के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये पर्सनल स्पेस है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, आई कांटेक्ट है, ये सारी चीजें ही, ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल जहां पर, वर्बल का मतलब जहां पर भाषा का उपयोग किया जाता है, नॉन वर्बल जहां पर भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी जहां पर इशारों के माध्यम से, शारीरिक जेस्चर के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपनी चीजों को प्रकट किया जाता है या अपने संदेश को बताने का प्रयास किया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर इफेक्टिव लिसनिंग। अगर इफेक्टिव लिसनिंग हमें करनी है तो उसके लिए कुछ बेसिक फैक्टर क्या है, तो सबसे देखिए इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब है, लिसनिंग का मतलब ये होता है कि अवॉइड ऑफ डिस्ट्रक्शन। आप डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर दिए तो अब लिसनिंग हो जाएगा। इससे आप कह रहे हैं इस कमरे में अंधेरा, अंधेरा क्या है, तो आप लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा हो जाएगा। प्रकाश क्या है, आप लाइट जला दीजिए, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है, तो अंधकार क्या है, प्रकाश अनुपस्थित है तो अंधकार है। और अगर कहेंगे अंधकार, प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश क्या है, तो अंधकार की अनुपस्थिति यानी अंधकार नहीं है, प्रकाश हो जाएगा। तो दोनों चीज अल्टरनेट आपको डिफाइन करना है। जैसे आपको कहानी बताता हूँ, हमारे कॉलेज में एक सर, उन्होंने सुनाया था, एक व्यक्ति आए और उनके यहाँ एक्वेरियम लगा हुआ था घर पे। तो एक्वेरियम लगा हुआ था घर पे, तो उन्होंने देखा और बैठे हुए थे, अरे जो है इसमें दो हैं ये, बहुत बढ़िया एक्वेरियम लगा लगा हुआ है, तो इसमें जो तैर रही हैं वो मछली कितनी है, मछलियां तैर रही हैं, बोले हाँ। तो एक काम बताइए, इसमें से जब आप मछलियां लेकर के आए थे तो इसमें से मेल कितनी थी और फीमेल कितनी थी। बोले से इसमें मेल कितनी, मेल कितनी थी और फीमेल कितनी थी, अब कैसे पता चलेगा। तो वही जिन्होंने एक्वेरियम लगा रखा था वो शिक्षक थे, तो सोचा उन्होंने और सोच करके बताया एक, कि देखिए जब तक हम चाय नाश्ता लेकर के आते हैं तब तक आप एक्वेरियम को देखिए, जो तैर रहा है वो मेल है और जो तैर रही है वो फीमेल है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो तैर रही होगी वो क्या है, फीमेल है, और जो तैर रहा है वो क्या है, मेल है। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, इतना तो आप देख ही सकते हैं। तो वो काम लेकर के चले गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, चीजों को पहचानना। ठीक है, कि आप डिस्ट्रक्शन को हटाइए और क्या करिए, अपने आप को साथ कंसंट्रेट करिए। ठीक है, चीजों को। तो उसी तरह से बताया कि इफेक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं हम, कैसे लिसनर बनेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा लिसनर होगा उतना ही बेहतर वो अपनी चीजों को आगे चलकर रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या, एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स। जो थॉट्स है उसको हम एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज का मतलब किसी ने हमने से कहा और हमने उसको क्या है, इग्नोर कर दिया, हमने उसको सुना ही नहीं, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या है, कोई मतलब। या हमने सुना, किसी ने हमने कुछ कहा, हमने सुना लेकिन हमने उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, हमने उसको कंसीडर नहीं किया, हमने उसको एडॉप्ट नहीं किया। किसी ने कहा भैया उस रास्ते से मत जाना, वहां पर जो है दिक्कत है। हमने सुना और सुन करके इस कान से सुना और उसको इग्नोर कर दिया, यानी उसको कंसीडर नहीं किया, तो दिक्कत है। तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जो कहा जाए उसको आप एडॉप्ट करिए, उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आइए। तो ये होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं ना डिजिटेशन में, कि भाई इस डिजिटेशन में इन्होंने 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 सहायता की, तो क्या हम उसकी, उनके हेल्प को सबके सामने बताने का प्रयास करते हैं, उसमें कंसीडर करते हैं अपने आप में कि हाँ भाई इनका हेल्प था तभी ऐसा काम हुआ। तो उसी तरह से एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, कि जब आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप उस विचार को सुनिए और उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। तो दिस इज एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, दूसरा क्या, रिफ्लेक्शन। एक्टिव लिसनिंग तब मानी जाती है जब आपने सुना और उसके अनुसार आप में वो चीजें रिफ्लेक्ट दिखाई दे रही है। फिर क्या है, एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे फिक्स होते हैं, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या, दिल्ली, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सर अगर हमें पढ़ना है, हमें एक्टिव लिसनर बनना है, तो इसके लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को पूछना, ये सभी जो है एक्टिव लिसनिंग के कुछ जो है पहचान है या उदाहरण। ठीक है, फिर आता है इन द क्लासरूम द टीचर सेंड द मैसेज। क्लासरूम में जो शिक्षक पढ़ाता है, जो जो पढ़ाता है उसे मैसेज कहते हैं, उसे संदेश कहते हैं। भाई हम क्या करते हैं, हम इस समय आपको क्या कर रहे हैं, संदेश ही तो दे रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो या तो हम शब्दों से पढ़ाएंगे या तो हम पिक्चर दिखाएंगे आप। दो चीज है, अभी देखिए आप स्क्रीन पे शब्द देख रहे हैं, या तो हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, तो ही काम करता है। ये क्लासरूम कम्युनिकेशन नॉर्मली कंसीडर एज ए कॉग्निटिव एंड समटाइम इट मे बी इफेक्टिव। एक क्वेश्चन आया था कि जो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है
ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कॉग्निटिव होता है और सम टाइम ये अफेक्टिव भी होता है। देखिए क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम में, एक बार इसमें सही जो टिक था वो कॉग्निटिव लिखा था, और एक बार क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था कि इफेक्टिव। तो दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही नेट के एग्जाम में सही माने गए थे, एक बार में कुछ और एक बार में कुछ और। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है, क्योंकि भावात्मक विकास नहीं होता कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो आपकी भावनाओं का विकास कर रहा हूँ। भावनाओं का विकास एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, भावनाओं का विकास क्या है, छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ज्ञान को इनहांसमेंट करना सबसे बड़ी चीज। तो हर एक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट का जो कोर होता है वो नॉलेज इनहांसमेंट होता है, लेकिन नॉलेज के साथ उसमें स्किल भी, उसमें भावनाओं का विकास भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है सबसे ज्यादा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें ज्यादा ज्यादा ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि आपके ब्रेन मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको चिंतन की बात की जा रही है, जिसमें स्मृति की बात की जा रही है, जिसमें समझ की बात की जा रही है। ठीक, तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब डिस्कोर्स कहते हैं, एक व्याख्यान कहते हैं जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है। फिर क्या है आगे, द कम्युनिकेशन नॉलेज इन ए क्लासरूम कंसीडर एज ए कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल का अभिप्राय यहाँ है कि जैसे हम जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने साथ अकेले नहीं जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम अपने साथ अकेले नहीं, हमारी एक सोशल आइडेंटिटी, हमारी एक कल्चरल कैपिटल है। कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या है कि मैं अपने साथ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मेरी इंडिया का रहने वाले, इंडिया में भी कहाँ से रहने वाले, लखनऊ का रहने वाला हूँ, क्या हो, शिक्षक हो, ठीक है। तो ये क्या है, मैं अपने साथ एक अपनी आइडेंटिटी लेके चल रहा हूँ। वो आइडेंटिटी क्या है, मेरे जितना मैं बोलता हूँ उतनी ही वो आइडेंटिटी बताती है। ठीक है, अब कोई आ जाए, भैया कहाँ रहते हो, चंबल में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप उसको पाकिस्तान नाम सुन करके आप दूर खड़े हो जाओगे, भैया पाकिस्तान वाला है, पता नहीं खतरनाक आदमी होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो अपने साथ अपनी एक आइडेंटिटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो उस कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है उसकी पहचान भी पूरी होती है। तो जो क्लासरूम नॉलेज होता है वो कंसीडर एज ए कल्चरल कैपिटल के, यानी क्लासरूम में जो भी हो रहा है, जो भी संचार हो रहा है, वो संचार जो है वो विद्यार्थी जो शिक्षक है उन दोनों के मध्य केवल ये नहीं होता है कि वो संचार जो है वो किताब का लेकर के होता है। वो जो संचार हो रहा है वो कल्चरल कैपिटल करके हो रहा है। जैसे हम इंडिया में है तो मैं इंडिया से रिलेवेंट एग्जाम्पल दूंगा, इंडिया से रिलेवेंट सारी चीजें बताऊंगा, अपने जो अनुभव है वो सुनाऊंगा, अपनी जो कहानियां हैं वो यहीं से जुड़ी हुई सुनाऊंगा, अपनी जो भी चीज मैं कहना आपको चाह रहा हूँ वो सब कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाज, परंपराओं, हमारी चीजों से प्रेरित है, मेरे अनुभव जो है वो यही से प्रेरित है। इसकी वजह से क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन नॉलेज होता है वो ग्रो होता है। आप कहीं और जाएंगे तो क्या होगा, किसी और कंट्री में, तो वो अपने अनुसार पढ़ाएगा, उसकी अपनी चीजें होंगी, उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, उसकी अपनी चीजें, अपने आइडेंटिटी, अपने सोशल वर्क, अपने जो है कल्चर कैपिटल के अनुसार वो पढ़ाएगा। तो जितना भी नॉलेज होता है वो क्या होता है, अपनी चीजों से जुड़ा हुआ होता है, विद्यार्थी की चीज से जुड़ा हुआ। ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब रेसिप्रोकल होता है, इंटरेक्टिव होता है, मतलब जब दोनों मिलकर के बात करते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं। फिर क्या है, एम्पैथी। क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। देखिए आप जानते भी होंगे सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति रखना। ठीक है बच्चा, आप जो है घर पे कोई बीमार है, ठीक है परेशान मत हो, भगवान साथ देंगे। ठीक है, हमने ये कह दिया, दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। इम्पैथी का मतलब है कि उसको जो कष्ट फील हो रहा है उसको वो आप भी फील हो रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उसकी जितना हो सकता है उतनी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं और उसको ये फील करा रहे हैं कि ये जो कष्ट है तुम्हारे साथ नहीं है, मैं भी साथ में हूँ, उतना ही मैं भी परेशान हूँ जितना कि आप परेशान। दिस इज कॉल्ड इम्पैथी। तो जब इम्पैथी होती है विद्यार्थी से, सभी तभी गुरु कहा गया। गुरु का मतलब ये नहीं कहा गया गुरु गोविंद हो करे, गुरु तब कहा गया जब वो इम्पैथी है, जब वो उसको गाइड करता है, जब उसके साथ वो खड़ा है। ये नहीं होता कि पैसा लिया और पढ़ा दिया और जय जय श्री राम करके निकल के, नहीं। आप पैरेलल खड़े हुए हैं, उतना ही खड़े हुए हैं कि सामने वाले को विश्वास है कि मेरे से गलती हो सकती है, तो मुझे यहाँ से गाइडेंस मिलेगा, मेरे पास अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सामने खड़ा हुआ है, ये मुझे बताएगा। ठीक है, ये अपना कहीं से भी करके कुछ लेकर के आए, लेकिन मेरी सहायता पे, मेरी मजबूरियों पे या मुझे दिशा धारा देने की बात आएगी। दिस इज कॉल्ड इम्पैथी। ठीक, तो ये जो आज का टॉपिक है ये समाप्त होता है।